तो साथियों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक जो है वो कक्षा 10 के राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिक्स पर है। इसमें से हम लोग पाठ 1 सत्ता की साझेदारी के बारे में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को देखने वाले हैं, जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और इस वर्ष भी यानी कि 2026 में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न लगभग शामिल हो गए हैं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं? फ्रेंच और अंग्रेजी, डच और फ्रेंच, डच और सिंहली, या फिर हिंदी और अंग्रेजी। तो बेल्जियम जो है वहाँ पर मुख्य रूप से दो भाषाएं डच और फ्रेंच ही बोली जाती थी और इनमें आपस में विवाद चल रहा था, जिसका बाद में चल करके निपटारा हो जाता है अगर आप पाठ में इसको देखेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका में किस समुदाय का बहुमत है? तमिल का, ईसाई का, सिंहली, या फिर मुस्लिम? तो श्रीलंका में जो समुदाय संख्या में ज़्यादा है या बहुमत में है वो सिंहली समुदाय है। सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण क्या है? सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, और क्षैतिज वितरण का मतलब होता है जब किसी एक स्तर पर शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा तो उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। मतलब इसमें जो शक्तियाँ बांटी जाएंगी वो एक ही स्तर पर रखी जाएंगी। तो कहाँ पर होगा क्षैतिज वितरण, वही देखेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के बीच जब शक्ति बांटी जाएगी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जब शक्तियाँ बांटी जाएंगी, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जब शक्तियाँ बांटी जाएंगी, या फिर दबाव समूहों के बीच। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो हैं वो एक ही स्तर पर रहकर काम करती हैं और उनके बीच शक्तियों को भी बांटा गया है। मतलब विधायिका जो होगी वो कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसे लागू करेगी और न्यायपालिका अगर कोई विवाद हो रहा है तो उस पर न्याय करेगी। सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या कहलाता है? मतलब जब कई स्तर पर रहकर शक्तियों को बांटा जाता है। तो क्षैतिज में हमने देखा कि एक ही स्तर पर सभी शक्तियों को बांट दिए गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। तो जो ऊर्ध्वाधर वितरण होगा उसमें स्तर पर बांटा जाएगा, मतलब कई स्तर पर बांटा जाता है। संघीय सरकार, गठबंधन सरकार, सामुदायिक सरकार, या फिर एकात्मक सरकार? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर वितरण जब किया जाएगा शक्तियों का तो उसमें संघीय सरकार के बीच ही ऐसा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ऊपर स्तर पर होती है केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकारें अगर हैं तो वो वहाँ पर कार्य करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर शक्तियों को 3 स्तर पर बांटा जाता है और इसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में, लंदन में, ब्रुसेल्स में, या फिर बर्लिन में? तो यूरोपीय संघ जो है, मतलब जो यूरोप महाद्वीप है वहाँ के देशों ने मिलकर के संघ बनाया है, उसी को यूरोपीय संघ कहते हैं। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो ब्रुसेल्स में स्थित है, जो बेल्जियम का एक क्षेत्र है। श्रीलंका में अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म को, ईसाई को, बौद्ध को, या फिर इस्लाम धर्म को? तो श्रीलंका में जो अधिकांश सिंहली समुदाय के लोग थे वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, इसीलिए इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था और बौद्ध धर्म को वहाँ का राजकीय धर्म बना दिया था। मतलब पूरे देश भर के लिए एक ही धर्म, बौद्ध धर्म मानने के लिए अनिवार्य कर दिया था, और इसी वजह से ही यहाँ पर गृह युद्ध हो गया था। केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं? मतलब जब केंद्र सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार और राज्य सरकार को दी जाएगी तो उसी के बारे में पूछा गया है। केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, तानाशाही, या फिर संघवाद? तो केंद्रीकरण का मतलब होता है एक ही जगह पर शक्तियों को केंद्रित करना। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि बांट देना। तानाशाही का मतलब होता है कि जब कोई एक व्यक्ति शासन करता है। संघवाद में समूह के द्वारा शासन किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शक्तियों का जो बंटवारा किया जा रहा है या दिया जो जा रहा है वो विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था में ही दिया जा रहा है। तो जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाएंगी तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? मतलब जो शक्ति रहती है वो किसके हाथ में रहती है? केवल शासक के, केवल न्यायपालिका के, जनता के, या फिर सेना के? तो लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का शासन। तो इस तरह से यहाँ पर जो शक्तियाँ होती हैं वो जनता पर ही निर्भर करती हैं और जनता जिसको चाहे उसको यहाँ पर शासक बना सकती है और शक्तियाँ उसे दे सकती है शासन चलाने का। और इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है। लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त क्या है? एक दलीय शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, प्रेस पर सरकारी नियंत्रण, या फिर वंशानुगत शासन?
तो एक दलीय शासन का मतलब होता है कि जब कोई एक पार्टी या एक दल शासन करेगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मतलब होता है कि जब चुनाव पर किसी का भी दबाव नहीं रहेगा, मतलब हर व्यक्ति अपनी मर्जी से वोट दे सकता है। प्रेस पर सरकारी नियंत्रण का मतलब है कि जब प्रेस पर सरकार का नियंत्रण होगा, जैसा चाहे वैसे मीडिया को चला सके, तो उसे प्रेस पर सरकारी नियंत्रण कहा जाएगा। वंशानुगत का मतलब जब पिता के बाद पुत्र ही शासन करेगा तो उसे वंशानुगत शासन कहते हैं। तो लोकतंत्र में जो होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो होता है ये जरूरी होता है, बाकी और सभी चीज़ें जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव हमेशा होता रहता है और स्वतंत्र रूप से होता है। सत्ता की साझेदारी का अंग कौन सा नहीं है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका या फिर नगरपालिका? तो हमने अभी ऊपर के क्वेश्चन में देखा था कि जो शक्तियों का बंटवारा किया जा रहा है वो 3 अंगों में किया जा रहा है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को यहाँ पर बांटा जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो हैं वो शासन के अंग हैं, शक्ति के अंग है, लेकिन नगरपालिका जो है वो शासन का अंग नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे लगभग सभी क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूरे हो गए हैं। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो इस पार्ट से आने वाले किसी भी प्रश्न को आसानी से आप बोर्ड एग्जाम में हल कर सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, जिसमें इसी तरह से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो फिर से तैयार रहिएगा आप लोग एक और वीडियो के लिए। फिर से मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।